अभिनंदन। हिंदुस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 दिनों में ओमिक्रॉन के 5 राज्यों में 21 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना के इस नए वेरिएंट के बढ़ने की रफ्तार देखकर आने वाले दिनों में इसके खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि इससे संक्रमित लोगों में अभी तक गंभीर लक्षण नहीं दिखे हैं और ना ही इससे किसी की मौत हुई है। लिहाजा इस वेरिएंट से घबराने की जरूरत नहीं है। इससे जुड़ी 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें उन राज्यों की हैं जहां ओमिक्रॉन के केसेस सामने आए हैं। राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 2, गुजरात और दिल्ली में 1-1 मरीज की पहचान हुई है। राजस्थान में दक्षिण अफ्रीका से आए एक परिवार के 4 लोग समेत कुल 9 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। वहीं महाराष्ट्र में 7 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद वहां ओमिक्रॉन केस की संख्या 8 हो गई है। महाराष्ट्र के नए 7 केस के ही एक परिवार के 6 लोग शामिल हैं जो नाइजीरिया से लौटे थे। जो हम कहते थे डेल्टा वायरस से, तो डेल्टा वायरस का तो हमने प्रकोप देखा ही है, सबने उसको भुगता है अप्रैल मई के महीने में, और ये उससे 2 से 3 गुना एटलीस्ट ज्यादा इन्फेक्टिव है और ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है। ये वायरस ड्रॉपलेट और हवा के माध्यम से फैलता है और हमें ये जरूर करना है कि जो हम कहते हैं ना कि अपनी क्राउडिंग ना करें, बंद कमरे में ज्यादा लोग जो पार्टी कर रहे हैं या फंक्शंस हो रहे हैं उसका बिल्कुल अब हमें भूल जाना चाहिए कि बंद कमरे में ये सब करें। कुछ रोज पहले तंजानिया से दिल्ली पहुंचे एक आदमी में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। एक दिन पहले मरीज की शुरुआती जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आई थी, जिसमें उस आदमी में ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की बात पता चली थी। इसके बाद उसके सैंपल को एक बार फिर से जांच के लिए भेजा गया और जो फाइनल रिपोर्ट आई है उसमें भी वो आदमी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। तो दिल्ली में ओमिक्रॉन की दस्तक और उसके साथ ही लोगों में डर और दहशत का माहौल बरकरार, लेकिन इस बीच जो भीड़ है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, चाहे आम बाजार हो या फिर बाकी कोई और जगह। कुछ रोज पहले तंजानिया से दिल्ली पहुंचे एक आदमी में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। एक दिन पहले मरीज की शुरुआती जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आई थी, जिसमें उस आदमी में ओमिक्रॉन से संक्रमित होने की बात पता चली थी। इसके बाद उसके सैंपल को एक बार फिर से जांच के लिए भेजा गया और जो फाइनल रिपोर्ट आई उसमें भी वो आदमी ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। देखिएगा, जो विदेशों से फ्लाइट्स आ रही हैं दिल्ली में, फ्लाइट्स में जो सस्पेक्ट लोग हैं, जो भी अफेक्टेड कंट्रीज से आ रहे हैं, उन सबका 100% लोगों का टेस्ट वहाँ पर किया जा रहा है। तो अभी तक 27 लोगों को LNJP हॉस्पिटल लाया गया है, जिसमें से 17 पॉजिटिव हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, तो वो 27 लोग हैं। 17 लोगों में से 12 की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, एक जो है वो ओमिक्रॉन पाया गया है। सबको कहना चाहता हूं कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस पे लगातार नज़र रखे हुए हूं। मैंने पिछले हफ्ते भी रिव्यू मीटिंग ली थी। हर चीज़ की जो ऑक्सीजन है, बेड्स हैं, दवाइयां हैं, इक्विपमेंट है, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को हम पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल कराएंगे। और चिंता ना करें, बस आप अपना काम करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें, मास्क सबसे ज़रूरी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की बढ़ती संख्या पर संसद के स्वास्थ्य मामलों की स्थायी समिति ने बैठक बुलाई और ये बैठक 9 दिसंबर को दोपहर 3 बजे होगी, जिसमें समिति ने स्वास्थ्य सचिव और ICMR के DG को भी बुलाया है। खबर है कि इस बैठक में स्थायी समिति ओमिक्रॉन से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा करेगी। जो नया वेरिएंट आया और वो बहुत ही खतरनाक तरीके से फैल रहा है, हिंदुस्तान में भी आ गया, दुनिया के 40 देशों में। इसी को लेकर 9 तारीख को 3 बजे यहीं संसद भवन में हेल्थ कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें भारत के स्वास्थ्य सचिव और ICMR के डायरेक्टर जनरल दोनों से जानकारी प्राप्त की जाएगी।
दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के एक मरीज की पुष्टि होने के बाद रेलवे स्टेशनों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्टेशन पर हर रोज करीब 1200 लोगों की कोरोना जांच की जा रही है ताकि किसी भी सूरत में ओमिक्रॉन को फैलने से रोका जा सके। कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद से दिल्ली में भी सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से रेलवे स्टेशन पर कोविड की जो जांच की जाती है उसमें तेजी लाई गई है। यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर भी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोगों के कोविड की जांच की जा रही है। करीब 1200 टेस्ट हर रोज किए जाते हैं और जो यहाँ पर पॉजिटिव केसेस निकलते हैं उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है ताकि ये पता लगे कि क्या इनमें से कोई व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित तो नहीं है। ये अफ्रीकन वेरिएंट है जो कि काफ़ी तेज़ी से फैलता है और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है सरकार के लिए। इसलिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगहों पर कोविड के टेस्टिंग की तादाद बढ़ा दी है, सख्ती बढ़ा दी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सिविल डिफेंस की तरफ से लोग हैं जो कि पैसेंजर्स को रैंडमली पकड़कर टेस्टिंग बूथ तक लाते हैं और यहाँ पर लोगों की जाँच की जाती है। यहाँ जो सुबह से जांच शुरू होती है उसमें करीब 1200 लोगों के टेस्ट हर रोज़ किए जाते हैं। हालांकि ये बताया गया है कि अभी जो पॉजिटिव मामले काफ़ी कम आ रहे हैं इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेलवे स्टेशन पर भी लगातार लोगों से अपील की जाती है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ बनाकर ना रखें, मास्क लगाएं और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन के डर से लोग भयभीत ज़रूर हैं, लेकिन एक बात है कि ये जो वायरस है फैलता तेज़ी से, लेकिन हॉस्पिटलाइज लोग नहीं होते हैं तो एक सुरक्षा इससे ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल लोगों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके बाद भी लोग मास्क लगाने और 2 गज की दूरी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार में भी कई लोग बिना मास्क के घूमते दिखाई दिए। ऐसा लगा ही नहीं कि देश में कोरोना महामारी फैली है। वहीं ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भीड़भाड़ वाली जगहों पर रैंडम टेस्टिंग शुरू की गई है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम स्टेशन पर आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच करते दिखाई दिए। ओमिक्रॉन के नए खतरे के बाद लगातार जो सतर्कता है, जो निगरानी है, जो सावधानी है वो बढ़ती जा रही है। आनंद विहार स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां रैंडम टेस्टिंग चल रही है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार लोगों का कोरोना सैंपल ले रही है और ये वो टीम है जो लगातार इसी तरह से रोजाना काम कर रही है। और ऐसे में अब जब ओमिक्रॉन का खतरा है, ओमिक्रॉन का एक मरीज दिल्ली में आ गया है तो ये जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है और मुस्तैदी के साथ यहाँ पर ये टीम काम कर रहे हैं। रोजाना 800 से 1000 सैंपल लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा, लोगों को लेकर आया जा रहा है, यहाँ कतार में लोगों को लगाया जा रहा है ताकि उनका कोरोना टेस्ट हो सके। सर क्या कहेंगे, खतरा फिर से बना हुआ है कोरोना का, आप यहाँ सैंपल देने के लिए आए हैं, कितना डर है और ये कितना जरूरी है जो टेस्टिंग? बहुत जरूरी है, होना चाहिए। देखिए आम लोग भी इसमें सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि होना चाहिए, जरूरी है। आप बताइए कि आप कोरोना सैंपल देने के लिए आए, कितना जरूरी है ये? बिल्कुल जरूरी है। हम अपने कंपनी में काम करते हैं। हाँ। और ये चीज जो कोरोना महामारी है इससे हमें बचाव के लिए ये सब चीज जरूरी है। ओमिक्रॉन को फैलने से रोकने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। मेदांता अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर नरेश त्रेहन ने बताया कि ओमिक्रॉन के मरीज में अभी तक कोई गंभीर लक्षण नहीं मिले हैं और इससे कोरोना नियमों का पालन कर आसानी से बचा भी जा सकता है। ये लक्षण जो अभी तक पता लगे हैं, क्योंकि ये नई डिस्कवरी हुई है और हमें ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को ये इन्फेक्शन होगा इस वेरिएंट की वजह से, उसमें सिम्टम्स आज तक माइल्ड मिले हैं। कोई ज्यादा बुखार नहीं, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं मिली है और सांस में भी ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही। तो आप देखेंगे कि इसमें हॉस्पिटल में आने की मतलब एडमिशन की जरूरत बहुत कम पड़ रही है और लोगों को हम ट्रीट कर रहे हैं, घर पे ही ट्रीट कर रहे हैं अभी। जो आज हमें पता है कि इसकी फैलने की कैपेसिटी जो है वो डेल्टा वायरस जो पहले आया था सेकेंड वेव में उससे डबल है। इसका मतलब ये है कि लोगों को इन्फेक्शन होना और इसका फैलना बहुत खतरनाक है। जैसे पिछले जो डेल्टा वायरस आया था उसमें एक शख्स को होता था तो उससे 6 से 7 लोगों को होता था, इससे 12 से 18 लोगों को हो रहा है। तो इसीलिए ये फैलेगा जल्दी। ये आज भी चर्चा हो रही है इस बात पे, गवर्नमेंट की जो साइंटिफिक बॉडी है इसके ऊपर
कि बूस्टर डोज लगना चाहिए, जैसे और देशों में लगा है। लोग 6 महीने के बाद लोगों ने देखा कि जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस है वो आहिस्ते आहिस्ते कम होती जाती है। तो और जहां जहां जिन देशों में वैक्सीन अवेलेबल है अच्छी क्वांटिटी में, उन्होंने लगाना शुरू किया है। हिंदुस्तान के लिए हमें एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो लोग हमारे जिनकी वैक्सीनेशन अभी रहती है उनके लिए वैक्सीन होनी जरूरी है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। वहां पिंपरी चिंचवड में 6 और पुणे में ओमिक्रॉन का एक मरीज मिला है। जानकारों के मुताबिक 24 नवंबर को नाइजीरिया से एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ अपने भाई से मिलने के लिए पिंपरी चिंचवड आई थी। इनकी जांच रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी। इसके बाद इनके संपर्क में आए 13 लोगों का टेस्ट किया गया है, जिसमें महिला के भाई और उनकी 2 बेटियों में भी कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। पुणे में भी ओमिक्रॉन का जो मरीज मिला वो 19 से 25 नवंबर तक फिनलैंड की यात्रा पर गया था। 25 नवंबर को वो भारत वापस लौटा, जिसके बाद 29 नवंबर को उसे बुखार आया। बुखार आने पर जब उसका टेस्ट किया गया तो उसमें ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। उसके दौरान एक वाहन अम्बुस के स्थान के समीप पहुंचा एवं उसे रुकने का इशारा किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका की वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे, वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 की मृत्यु हो गई। बाद में यह गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्होंने सेना द्वारा इलाज के हेतु नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया, उन पर हमला किया। इसके परिणाम स्वरूप कोई और बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है। मालिक जवान की मृत्यु हो गई, बयान के अलावा कई अन्य घायल हो गए। अपनी सुरक्षा में तथा भीड़ को तितर-बितर करने के सुरक्षा बलों की गोली चलानी पड़ी, जिससे 7 और नागरिकों की मृत्यु हो गई, कुछ अन्य घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने स्थिति को सामान्य करने का प्रयास किया है। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। पुलिस महानिदेशक नागालैंड और आयुक्त नागालैंड ने दिनांक 5/21 को घटनास्थल का दौरा किया। तिजित पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने का निर्देश दिया गया है। उपरोक्त घटना के पश्चात 5/12 की शाम में लगभग 250 लोगों की उद्वेलित भीड़ ने खौन शहर में असम राइफल की कंपनी ऑपरेटिंग बेस पर तोड़फोड़ की। भीड़ ने COB के भवनों में आग लगाई, जिसके उपरांत असम राइफल की टुकड़ी को भीड़ से तितर-बितर करने के लिए गोली चलानी पड़ी। इसके कारण एक और नागरिक की मृत्यु हो गई और एक अन्य घायल हो गया। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती की गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री से संपर्क किया। गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस निदेशक से संपर्क किया गया और कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को भी कोहिमा भेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। स्थिति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र स्थिति सामान्य बहाल हो। यह निर्णय लिया गया कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो।
से नजर बनाए रखी है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। राज्य अधिकारियों को एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के गंभीर संवेदना व्यक्त करती है। कृपया अपनी सीट पर जाएं। आप सभी तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे सीधे सीधे सदन के पटल से, जहां नागालैंड मुद्दे पर अमित शाह गृह मंत्री का स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस आधार पर गोलियों का निशाना सेना को बनाना पड़ा था। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो शनिवार का है, जहां पर गोलीबारी में जो घटनाएं हुई थी उनमें कई मजदूरों के मारे जाने की खबर है और सेना के भी एक जवान के मारे जाने की बात की जा रही है। हालांकि ये जानकारी मिली थी सेना के जवानों को कि प्रतिबंधित जो संगठन है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के NSCN के युंग धड़े के उग्रवादियों की गतिविधियों की जानकारी के आधार पर यह फायरिंग की गई थी। रोकने के बाद भी गाड़ी नहीं रुकी, गाड़ी पर गोली चलाई गई और साथ ही साथ गाड़ी में मौजूद 6 लोगों की इस घटना में मौत हुई है। बचाव में हुई फायरिंग में 6 लोगों की मौत हुई है। 1 महीने में जांच करने के आदेश गृह मंत्री ने दिए हैं। बड़ी खबर यही है, 1 महीने में रिपोर्ट SIT देगी इस मामले में। और इस पूरे मामले में नागालैंड में हालात नियंत्रण में बताते हुए गृह मंत्री कह रहे हैं सदन के पटल पर। और महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन की बात कर लेते हैं। 8 मरीज हो चुके हैं, जिनमें 1 मरीज मुंबई में मिला है। यही नहीं, मुंबई में 25 संदिग्ध मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट कुछ घंटों के अंदर सामने आ जाएगी। और इसी मुद्दे पर न्यूज 18 की टीम ने BMC अधिकारी सुरेश काकानी से बातचीत की है। में हमारे साथ BMC के एडिशनल कमिश्नर सुरेश काकानी जी, उनसे बात करते हैं। सर, ओमाइक्रॉन को लेकर BMC की कितनी तैयारियां हैं, कितने सस्पेक्टेड केस मुंबई में हैं अभी तक? BMC ने मतलब प्रिवेंटिव मेजर और अपनी तैयारी है, जो व्यवस्था है उसकी तैयारी दोनों फ्रंट पे अब काम कर रही है। प्रिवेंटिव मेजर में जो भी कोई रिस्क कंट्री से आता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थी, उनकी टेस्ट एयरपोर्ट पे हम करते हैं। एयरपोर्ट पर टेस्ट आने के बाद में अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके लिए हमने अलग अस्पताल खोल रखे हैं। वो अस्पताल में उनको भेजते हैं ट्रीटमेंट के लिए। और जो निगेटिव पाए जाते हैं उनको हम घर जाने की अनुमति दे देते हैं, जैसे गाइडलाइंस में बताया गया है। और उनको घर में जाने के बाद 7 दिन का जो होम क्वारंटाइन है उस पर वॉच करने के लिए हमने एक व्यवस्था भी बनाए रखी है, ताकि वॉर रूम से दिन में 5 बार उसको फ़ोन जाए। हमारे हेल्थ पोस्ट को जो कर्मचारी वहाँ पर जाकर देख कर आए, उसकी हेल्थ का भी स्टेटस ले, और वो कोविड का जो क्वारंटाइन का जो रेगुलेशन वो फॉलो करता है नहीं करता ये भी देखें। और उसके साथ में हमने सोसाइटी के जो ऑफिस बियरर है उनको भी हमने इत्तला किया है कि इसमें अगर कोई वायलेशन होता है तो हमको खबर करें, ताकि हम उसको क्वारंटाइन सेंटर में हम शिफ्ट कर सके। इसके साथ ही हमने जो बाकी जो तैयारियां है, जैसे हॉस्पिटल के बेड्स है, ऑक्सीजन सप्लाई है, बच्चों के लिए बेड है, वेंटिलेटर्स है और मेडिसिन्स है, उसके बाद में मैन पावर है, इस सब की हमने तैयारी कर रखी है। उसमें करीब अब हमारे 30,000 बेड हमने तैयार रखी है। उसमें से 15,000 बेड हमने एक्टिवेट किए हैं। जैसे जैसे मरीज आएंगे उनका इस्तेमाल हम करेंगे। उम्मीद ये है हमको कि इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना पड़े, हमारी मंशा भी वही है, लेकिन तैयारी रहना ज़रूरी है, इसलिए हमने तैयार कर रखे हैं। और उसमें और बढ़ोतरी करने का समय कुछ लगता है तो निश्चित रूप से उसमें बढ़ोतरी भी करने की हमने गुंजाइश रखी है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब भी लोग कोरोना नियमों को अनदेखा कर रहे हैं। 2 तस्वीर आपके सामने। पहली तस्वीर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया की, जहां लोग बिना मास्क के घूमते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की है, जहां कोरोना के नए वेरिएंट को फैलने से रोकने के लिए लोगों की जांच की जा रही है। मुंबई अभी फिलहाल सुरक्षित है ओमिक्रॉन से, लेकिन उसके आसपास देखें, डोंबिवली में पहला केस सामने आया था, लेकिन कल पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ है। 7 नए केसेज आए हैं, जिसमें से एक ही परिवार के 6 लोग शामिल हैं और इसके अलावा एक जो पुणे में केस सामने आया है। कुल मिला के संख्या जो है वो 8 हो चुकी है। लेकिन मुंबई में अब तक एक केस सामने नहीं आया, लेकिन BMC का कहना है कि क्योंकि पुणे हो, डोंबिवली हो, ये तमाम जो इलाके हैं वो मुंबई से कनेक्टेड हैं, तो इसलिए पूरी सावधानी बरती जा रही है। मैं CSMT स्टेशन पर हूँ, भीड़ भाड़ वाला स्टेशन है, और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से टेस्टिंग की शुरुआत की गई और उसके बाद उसको बढ़ा दिया गया है। जो भी बाहर की ट्रेनें यहाँ पर आती हैं, सबसे पहले यहाँ पर उनकी जानकारी ली जाती है। तमाम जो जानकारियाँ लेने के बाद टेस्टिंग किट आप देखेंगे, दूसरी तरफ अगर आप आएंगे तो टेस्टिंग किट, ये पूरा जो डेस्क बनाया गया है कोरोना टेस्टिंग के लिए बनाया गया है,
यहाँ पर आप आगे बढ़ती जाएंगी तो ये पूरा जो हिस्सा है खाली कोरोना की टेस्टिंग के लिए है। जो बाहर से तमाम ट्रेनें आती हैं उनके यात्रियों की टेस्टिंग यहाँ पर की जाती है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से तमाम किट्स आप देख रही हैं, इंतजार इसी बात का है कि जब भी ट्रेन यहाँ CSMT पे पहुँचती है उसके बाद जो यात्री आते हैं उनकी टेस्टिंग यहाँ पर बाकायदा की जाती है, ताकि जो भी पॉजिटिव लोग हों उन्हें इलाज के लिए तुरंत एडमिट किया जा सके और साथ ही साथ जो कोरोना का प्रसार है वो होने से रोका जा सके। राजस्थान में भी ओमिक्रॉन के 9 मरीजों के मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहां एक ही परिवार के 4 लोग कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया परिवार 10 दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका के दौरे से लौटा था और इसके बाद परिवार के लोग जयपुर में यानी 28 नवंबर को एक शादी समारोह में भी शामिल हुए थे। बाद में इनके संपर्क में आए 5 दूसरे लोग भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के संपर्क में आए कुल 34 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई गई थी, जिनमें 9 लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि हुई। ओमिक्रॉन राजस्थान भी पहुंच चुका है और ओमिक्रॉन वेरिएंट के 9 केसेस राजस्थान के अंदर मिले हैं, जयपुर के अंदर। हमारे साथ है जयपुर के जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरोत्तम शर्मा साहब। बड़ी चिंता की बात है, 9 केसेस मिले, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, हमें कल जीनोम सीक्वेंसिंग से 9 केस ओमिक्रॉन की पॉजिटिव होने की सूचना प्राप्त हुई है। सभी 9 केसों को हमने एहतियातन भारत सरकार गाइडलाइन के अनुसार RUHS हॉस्पिटल, अपेक्स हॉस्पिटल में हमने उनको आइसोलेट कर दिया है। उनकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में तेज़ी लाई जा रही है। काफ़ी 34 सैंपल हमारे से उठाए जा चुके हैं और जो सैंपल है उनको उठाने की कोशिश की जा रही है। जिस एयरलाइन से वो जयपुर पहुँचे हैं उसके भी और एयरपोर्ट अथॉरिटी से उनकी जानकारी मांगी जा रही है, सूचना मांगी जा रही है यात्रियों की, जिससे उनके तक भी सैंपलिंग कराई जा सके। ये जो हाई रिस्क वाले कंट्रीज़ हैं उससे और कितने ऐसे आए होंगे, क्या उसकी भी आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं कि उनमें से तो कोई पॉजिटिव नहीं है? देखिए, जब से भारत सरकार से गाइडलाइन से पूर्व में जो लोग कंट्री से आ रहे थे उनके लिए कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी। नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर उनको एयरपोर्ट अथॉरिटी उनको छोड़ रही थी। अब चूँकि नई गाइडलाइन के अनुसार जो 15 कंट्री हैं लगभग जिनके अंदर ये ओमिक्रॉन का पाया गया था, इन सभी से जहाँ से आने वाले नागरिकों की सभी के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को पाबंद किया गया है कि वो सभी की सैंपलिंग ली जा रही है। गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन के मरीज के 3 रिश्तेदार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव तब फूल गए जब ये बात सामने आई कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक मरीज के घर पर ट्यूशन क्लासेस चलती रही थी। स्थानीय प्रशासन ने 7 बच्चों की पहचान की है जो मरीज के घर ट्यूशन पढ़ रहे थे। पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। यही नहीं, पूरे इलाके में सभी के कोरोना जांच के भी आदेश दिए गए हैं। तेलंगाना से अगली खबर है, जहां करीमनगर में C आनंद राव नाम के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले 46 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया गया कि एक हफ्ते पहले कॉलेज में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे और उस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें वहां मौजूद लोग बिना मास्क लगाए वहां दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो ख्याल ही नहीं रखा गया है। नतीजा ये हुआ है कि वहां पढ़ने वाले 46 छात्र कोरोना की चपेट में आ गए हैं। सभी कोरोना पॉजिटिव छात्रों को आइसोलेशन में रखा गया है। खबर है कि अभी सिर्फ 200 लोगों का ही टेस्ट किया गया है, जबकि उस कार्यक्रम में करीब 1000 लोग शामिल हुए थे। और इसी तरह कर्नाटक के चिकमंगलुरु में भी एक स्कूल के 69 बच्चों को कोरोना हुआ है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन पर आज एक अहम बैठक हो रही है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीक सलाहकार समूह आज बैठक करेगा। बताया जा रहा है कि इस बैठक में उन लोगों के लिए तीसरी डोज पर चर्चा होगी जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, यानी ऐसे लोग जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। और ये तीसरी डोज बूस्टर डोज नहीं होगी, बल्कि वैक्सीन की 2 डोज के अतिरिक्त लगाई जाने वाली डोज होगी। यानी कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को कोरोना के बचाव के लिए वैक्सीन की एक अतिरिक्त डोज देने पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आर्टिकल 370 बहाल करने की मांग तेज होती दिख रही है और इस मुद्दे पर हो रही बयानबाजी अब जनसभाओं और धरने पर पहुंच गई है। इस मुद्दे पर एक तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने
यहां तक कह दिया है कि जम्मू कश्मीर में वो 370 और 35A को दोबारा लाने के लिए किसी भी तरह के त्याग के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में महबूबा मुफ्ती भी जंतर मंतर भी इसी मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए धरने पर बैठ गई और इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल 370 बहाल करने की मांग के साथ ही एक ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद हो गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक सभा में आर्टिकल 370 और 35A पर एक विवादास्पद बयान दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जैसे किसानों ने 11 महीने तक आंदोलन करके कृषि कानूनों को वापस करवाया, हमें भी अपने अधिकार वापस लेने के लिए त्याग करना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला ने यहां तक कह दिया कि जम्मू कश्मीर में वो 370 और 35A को दोबारा लाने के लिए किसी भी तरह से त्याग के लिए तैयार है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इसके लिए अगर कुछ भी खोना पड़े तो वो इसके लिए तैयार है। किसान मूद पैसा बे किसानन हज वापस नीन तम 3 बिल किसानों कुर्बानी दित अरसमास पर कुर्बानी दिन तम हक वापस आने याद वाद कोर्मुत कि 65 तो 5 अनावस वापस ये रियासत अनावस वापस या कुर्बानी दिन था तैयार। जहां एक तरफ फारूक अब्दुल्ला आर्टिकल 370 और 35A की वापसी की मांग पर अड़े दिखे तो वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती भी जम्मू कश्मीर में दोबारा आर्टिकल 370 और 35A को लाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठी नजर आई और इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर कई गंभीर आरोप लगाए और विवादित बयान दिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। मैम, किस मकसद से आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आई हैं जंतर मंतर पर? जो ये नया कश्मीर बना रहे हैं, ये गोडसे का कश्मीर बनाया इन्होंने। जो गोडसे चाहते हैं, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, वही कश्मीर को बनाना चाहते हैं। इसलिए हम अपने लोगों को खबरदार करने आए हैं कि जो कश्मीर एक लेबोरेटरी बना है। जिस तरह से हाल में देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई है जम्मू कश्मीर में, पंडितों को मारा गया है, उस पर आपका क्या कहना है? लगातार बिल्कुल हम लिए हुए हैं। वो तो नाकामी है इस सरकार की कि अगर हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों के बारे में इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि इन पे हमला होने वाला है, वो उनको बचाने में नाकाम हो गए। किसानों के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगी? सरकार ने तीनों कानून वापस ले लिए हैं लोकसभा राज्यसभा में, के बावजूद भी किसान अभी डटे हुए हैं। किसानों की हम मुबारकबादी देना चाहते हैं। उन्होंने 750 शहादतें दी और कानून वापस हुआ। कश्मीरी लोगों ने लाखों शहादतें दी और न सिर्फ हम 370 वापस करेंगे, 35 वापस करेंगे, बल्कि मसले कश्मीर को भी हल करने के लिए और भी कुछ इनसे लेंगे। सिंबॉलिक एक दिन का प्रदर्शन है आपका आज ही का, या आपस में फैसला करेंगे? हम पार्लियामेंट जाना चाहते थे, वहां नहीं जा सके, इसलिए हमें यहाँ आके बैठना पड़ा। और इधर बीजेपी ने फारूक और महबूबा मुफ्ती के बयान पर निशाना साधा और कहा कि वो जम्मू कश्मीर में अमन और शांति खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी के नेता और प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हैं। शहजाद, ये बताइए कि महबूबा मुफ्ती दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही हैं। वो कह रही हैं कि वहाँ कश्मीर में आम लोगों का कत्लेआम हो रहा है। देखिए, जब से 370 की दीवार टूटी है और दिल्ली और दिल की दूरी मिटी है, लाल चौक और लाल किले पर तिरंगा लहरा रहा है, राष्ट्रवाद और विकासवाद की गंगा जम्मू कश्मीर में बह रही है, तो अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और पत्थरबाज के समर्थक और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले लोग चटपटा रहे हैं। और जब आतंकी और पत्थरबाजों पर नकेल कसती है तो उन्हें लगता है कि उन्हीं पर हमला हो रहा है। लेकिन उनका ये कहना है कि गांधी ने जो सपना देखा था कश्मीर का, वो कश्मीर अब नहीं रहा, गोडसे का कश्मीर बन गया। देखिए, ऐसा है कि महात्मा गांधी हो या सरदार पटेल हो, वो हमेशा चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने। वो चाहते थे कि जम्मू कश्मीर की आवाम को किसी परिवारवादी या अलगाववादी और आतंकवादी ताकतों पर नहीं, बल्कि देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। तो आज जब महात्मा गांधी और सरदार पटेल के उसूलों पर ही काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो वैचारिक रूप से जिन्ना और तालिबान को सलाम करते हैं, उन्हें लग रहा है कि ये गांधी का देश नहीं है। परंतु आज एक बात स्पष्ट है कि जनता जम्मू कश्मीर की वो चाहती है कि राष्ट्रवाद पर और अलगाववाद के खिलाफ राष्ट्रवाद के साथ खड़े रहें। 370 तो
जिस समय नेहरू जी थे उन्होंने ही कहा था कि 370 एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो घिस घिस कर खत्म हो जाएगा, और हमारी सरकार ने तो एक झटके में 370 को खत्म कर दिया। तो इन्हें लग रहा है कि अगर ये वापस पुनर्स्थापित होने वाला है तो ये शायद कंफ्यूजन में जी रहे हैं। सपने देखने का सबको हक है, शायद वो सपने देख रहे हैं। कश्मीर में एक प्रजातांत्रिक सरकार हो, एक चुनी हुई सरकार हो, इसके लिए हमारी केंद्र सरकार कटिबद्ध है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी इस बात को दोहरा चुके हैं कि जैसी स्थितियां सामान्य होंगी, परिसीमन खत्म होगा, तो कश्मीर में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार होगी। लेकिन इस मुद्दे पर अगर फारूक अब्दुल्ला राजनीति कर रहे हैं तो ये उचित नहीं।